और एक देखभाल करने में उसने पैसा खर्च किया है, तो वो पैसा कैसा प्राप्त करने का अधिकारी है? वो ये पॉइंट में लिख लीजिए, बस इतनी सी बात करना है। ऐसे पॉइंट बनाए जाते हैं। आप लंबा चौड़ा लिखते जाओगे तो वो क्या मतलब नहीं है उसका, चीज समझा करो। तो ये हमारे क्या है 72 तक क्या हो गए, 73 एक बार और देख लो। राजस्व, अब देखो ये भी बात है, अगर ऐसी कोई भूमि है जो राजस्व देती है तो ये बंधकदार क्या करेगा, उस राजस्व को देता रहेगा, ठीक है, और अर्जन पर प्रतिकर का अधिकार, ठीक है, और उस पर जो भी क्या है पैसा वैसा मिलेगा, राजस्व मिलेगा, वो उससे प्राप्त करता रहेगा। तो राजस्व के लिए किए गए विक्रय के आगमों पर या अर्जन पर प्रतिकर का अधिकार, वो उन सब पे क्या करेगा, प्रतिकर प्राप्त करता रहेगा। और ये दायित्व तो देख लीजिए, जैसे वहां पर उसका दायित्व था नष्ट नहीं करेगा, ऐसे ही अगर आपके पास में कब्जा दे दिया है, सा बंधकदार को क्या है कब्जा दे दिया है, तो वो उसको नष्ट वष्ट नहीं करेगा। तो एक एक लाइन पे अंडरलाइन कर दीजिए। पहले ए में लिखिए प्रबंध करेगा, ठीक है। दूसरे बात क्या करे, अगर उसे ऐसी भूमि दी है तो उसमें सारे भाटक और लाभों को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त करे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अन्य प्रभार जो है वो उनको क्या है देता रहेगा। भूमि अगर ली है आपने तो उसका इनकम टैक्स बनता है कि नहीं बनता, ठीक है, तो वो प्रभार देता रहेगा। चौथा, आवश्यक मरम्मत कराता रहेगा। एक एक चीज पे अंडरलाइन करती जाइए। और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा ई जिसमें क्या है उसे क्षतिकारक हो, विनाशक या स्थायी क्षतिकारक हो, ठीक है। ई वाला क्या कहता है, डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा। कौन सा समझ में आ गया। और देखो नेक्स्ट वाला क्या कहता है, उसे लेखा वेखा भी देगा, सारा चीज देगा। तो ये उसका क्या है, बंधकदार का क्या है, अगर उसने कब्जा रख रखा है तो उसको क्या है ये राइट्स दे रखे हैं। तो आई होप ये सारे अधिकार और दायित्व आपने देख लिए हैं, ठीक है। थोड़ा हम और थोड़ा सा देख लेते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ये क्या पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें, पर जितना मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ लिया आपने। टाइटल हेडिंग ही याद कर ली, ठीक समझ में आ गया, तो भी काम चल जाएगा। और उसको अपने हिसाब से 2 लाइन में लिख लो बस, नहीं उसको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ भी गया तो ये टाइटल बेस से क्वेश्चन आएगा बस, इसमें नवीनीकरण की बात कर रहा है, जिसमें क्या बात कर रहा है, इतना अंदर से नहीं पूछेगा। और जैसे मैंने छोटी छोटी बताई 9%, ये 9% ध्यान रखना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो फिर हम क्या है सीपीसी पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे हम। हाँ ये तो कह रहा है ना, वो अनुवृद्धि हुई है और वो प्राप्त नहीं कर रहा है, अनुवृद्धि के पर्पस से वो नहीं, पर ऐसा नहीं है। वहां पर तत्प्रतिकूल संविदा 9% की नहीं होती, वो ज्यादातर कॉमर्शियल होती है, वो 6% लेके चलता है लॉ, और कॉमर्शियल में क्या है 12%। पर अगर उसने खर्चा किया है तो 9%, टीपीएक में 9% की बात कर रहे हैं। ये तो सीपीसी में है ना, ब्याज और खर्चे सीपीसी में पढ़ लेंगे, सारा चीज मिलता है वहां पे। चलिए आइए अब चीज देखते हैं, पूर्विकता, प्रायोरिटी, ठीक है। आपने पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा सेक्शन 48 पढ़ा था आपने, कि जिसको पहले बंधक कराए या चीज दी है, पहले प्राथमिकता कौन रखेगा, वो रखेगा, ऑब्वियसली बात है। जिसको आपने चीज दी है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत मैंने उधर भी बताया था। वहां प्राथमिकता किसको की, जिसने पहले पूर्विक, एक पूर्विक अंतरण होगा, एक शब्द दो आएगा, पूर्विक बंधकदार और पार्श्विक बंधकदार, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, पूर्विक बंधकदार को पहले राइट मिलेगा। नॉर्मल चीज समझ लीजिए, ए व्यक्ति ने, ठीक है, ए व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी, एक्स प्रॉपर्टी किसको रख दी है, बी व्यक्ति को रख दी है। फिर उसी एक्स प्रॉपर्टी को किसको रख दी है, सी की। तो पहले पूर्विक अधिकार, पहले ये व्यक्ति अपना पैसा लेगा और फिर उसके बाद में ये लेगा। कौन सा समझ में आ गया। पर यहां पर 78 और 79, ठीक है, एक तरह से अपवाद है। क्या है, उस पूर्विकता का क्या है, अपवाद है। अब इसको क्या है, यहां पर आपको थोड़ी सी बात खिचपिच में दे रखी है, पर इलस्ट्रेशन से समझोगे तो समझ जाओगे। देखो
इलस्ट्रेशन देखो फिर पढ़ेंगे। ए व्यक्ति, बी व्यक्ति कौन है? मान के चलिए बैंक है, ठीक है। इसने इसको कितना लाख रुपए दिए थे? 10 लाख रुपए का क्या है लोन लिया था, और इसने अपनी एक्स प्रॉपर्टी किसको दे दी थी? बंधक कर दी थी। समझ में आ गया? मोर्गेज हो गई थी। आइए इसी को फिर बाद में इसने क्या कर दिया? इसने क्या है, चलो एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। ए व्यक्ति ने क्या है, बी व्यक्ति को अपनी जमीन दी और 10 लाख रुपए दे दिए। अब ये बी व्यक्ति क्या है? उपेक्षा करता है। मैंने एक ऑब्जेक्टिव बताया था आपको बीच में कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? उपेक्षा कर रहा है। इसके पास में रजिस्ट्री रखी हुई है, ठीक समझ में? इसके पास कागजात रखे हुए हैं। अब ये ए व्यक्ति बोल रहा है कि यार मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए और प्रॉपर्टी लिए। सी व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है, पर एक बार उसको क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। तो तू मुझे डॉक्यूमेंट्स एक बार दे दे ताकि मैं उसे दिखा दूं। अब इसने वो डॉक्यूमेंट दे दिए, इसने वो डॉक्यूमेंट दे दिए और इसने फट से उठा के वो किसको दे दिए? सी को। और सी को डॉक्यूमेंट दिखाए, उसने तुरंत ही क्या करा दिया? उसको टैक्स पट्टा कर दिया या कोई बंधक कर दिया। अब पहले इसको किया था, अब इसकी उपेक्षा से इसने उपेक्षा करी है, समझ में आ गया? इसने उपेक्षा करी है, इसको लापरवाही बढ़ती है, तो इस कारण अगर इसको कोई वो हो गया तो अब इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। जो लापरवाही करता है विधि के अंदर उसको कोई अधिकार नहीं मिलता। तो इसने उपेक्षा करी है, डॉक्यूमेंट क्यों दिए भाई अपने? नहीं समझे? अगर इसने उपेक्षा करी है और इसने उठा के तीसरे को दे दिए तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? पहले इसको मिलनी चाहिए थी नॉर्मल रूल पे, पर इसने उपेक्षा करी है तो अब इसको किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी? चलिए पढ़िए। जहां की किसी पूर्विक बंधकदार के कपट, मिथ्या विदेशन या घोर उपेक्षा से, देखो घोर उपेक्षा से कोई अन्य व्यक्ति बंधक संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेने के लिए उत्प्रेरित हुआ। अन्य व्यक्ति ने क्या है? बंधक पे ले लिया उसे, उसने उपेक्षा करी थी, उसने क्या है? मिथ्या कपट किया था। वहां वह पूर्विक बंधकदार द्वारा पार्श्व बंधकदार के मुकाबले में मुलतवी हो जाएगा। मतलब अब पूर्विक बंधकदार को हक नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? एक तरह से सस्पेंड हो जाएगा। और किसको? पार्श्विक, जिसने बाद में लिया है उसको मिलेगा। आइए जिंदगी के इसमें प्रेजेंट डे पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए व्यक्ति बी व्यक्ति के पास में कब्जा रखता है, चीज समझ आ गया? अब बी व्यक्ति के पास में बंधक है, सी व्यक्ति भी उसको बंधक पे लेना चाहता है, चीज समझ में आ रही है? अब वो बी व्यक्ति से पूछता है यार तुमने इसका बंधक ले रखा है क्या? अब वो क्या करता है? मिथ्या रिप्रेजेंटेशन देता है, नहीं 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 मैंने कुछ नहीं ले रखा। होता है ना कई बार, मैं बताऊंगा तो वो हो जाएगा, और मैंने बोला खुल के बताओ। विधि के अंदर क्या होता है? खुल के बताना है। अब इसने मिसरिप्रेजेंट किया, इसने बोला कि नहीं मैंने तो कोई चीज नहीं ले रखी, एक ही इसने वो बंधक पे ले लिया। अब गलती किसकी है? इसे मिसरिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, नोटिस गलत नहीं देना चाहिए था। तो यहां पर इसने क्या किया है? या इसने कोई कपट किया है, जी समझ में आ गया? इसने कहा नहीं वो नहीं ले रखी और दूसरी ले रखी है, या झूठा बोल दिया, तो वहां पर इसका राइट अब पहले बन जाएगा। अब ये इसका राइट क्या हो जाएगा? मुलतवी हो जाएगा। कौन से समझ में आया? पूर्विकता के सिद्धांत में पार्श्विक को ज्यादा राइट मिल जाएगा, पूर्विक को इसको कहते हैं प्रायर मोर्गेज, सब्सिक्वेंट मोर्गेज। तो यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट मोर्गेज है उसको पहले राइट मिल जाएगा, क्योंकि प्रायर मोर्गेज ने क्या है? मोर्गेजी में क्या किया? कपट, मिथ्या रिप्रेजेंटेशन या उपेक्षा करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पूर्विकता का सिद्धांत आगे पढ़ दिया था हमने 48 में, उसी को आगे बढ़ा रहा है ये चीज। इसको आप पूर्विकता मत समझ लेना, इसको नेगेटिव वे में समझना। समझ में आ गई बात? आइए आगे चलते हैं। अब ये जो आगे वाला इलस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा आपको समझना है। अब इसी का क्या है? ठीक उल्टा है यहां पर भी, ठीक है? यहां पर एक चीज और देखिए, इलस्ट्रेशन से ही समझ में आएगा टीपी। अब ये आपको इलस्ट्रेशन से आया ना। अब देखो एक और चीज देखो, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के पास में 50 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक समझ में आ गया? और अपनी प्रॉपर्टी क्या है? इसके पास में बंधक कर दी। पर इसने ये बोला कि मुझे 30 लाख रुपए अभी दे, बाद में। कौन सा समझ में आ गया? तो इसने पहले कितने रुपए ले लिए? 30 लाख रुपए ले लिए। आइए इसी संपत्ति को इसने क्या है? सी को भी मॉर्गेज कर दिया, ठीक है? कितने में? 20 लाख रुपए में। कितने में?
30 लाख रुपए में। आइए अब किसको राइट मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि वही उपेक्षा करी है उसने भी। चीज समझ में आ रही है यहाँ पर? यहाँ पर क्या किया, 30 लाख ले लिया और फिर बाद में क्या है, कुछ ऐसी गलतियों के कारण इसने क्या कर दिया, पहले तो ये पैसे उठा लिए, फिर इसने क्या ये पैसा नहीं उठाया, दूसरे नंबर पे या सी को मोर्गेज कर दिया और ये पैसा उठाया, और फिर बाद में उसके पास डॉक्यूमेंट जमा करके क्या है, इससे भी पैसा उठा लिया। दिमाग बहुत है लोगों के पास में। तो उन्होंने क्या किया, पहले दिमाग लगाया, उसको देखो एक ही प्रॉपर्टी से कितने आ गए, 70 लाख रुपए आ गए। कैसे आए कि 50 लाख में तो अपनी प्रॉपर्टी रख दी और उससे बोला कि 30 लाख रुपए मुझे क्या अभी दे दे, 20 लाख रुपए मैं बाद में ले लूंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब फिर उसने जैसे ही 30 लाख रुपए लिए, उसके प्रॉपर्टी पे उसको विश्वास दिला के कि यार मुझे क्या किसी और को करना है, तो वहां पर किसी और को उसने बंधक कर दी, तो उससे भी 20 लाख रुपए ले लिए। अब किसको राइट पहले मिलेगा बताइए? पहले वाले शब्द में पहले पढ़ा था कि इसको राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें उपेक्षा बढ़ती है। पर जहां पर रकम सबसे अधिक है, दोनों में से किसका ज्यादा पैसा दिया है, तो जहां पर जब रकम सबसे अधिक है तो प्रायोरिटी अब क्या है, इसको मिल जाएगी, प्रायर मोर्गेज को मिलेगी, ना कि अब सब्सिक्वेंट मोर्गेज। मेरी बात समझ में आए? तो पार्श्विक का अधिकार नहीं मिलेगा, इस पर प्रायोरिटी कौन रखेगा अब, क्योंकि अधिकतम रकम ज्यादा दे चुका है इससे। तो इसीलिए क्या करो, अपना पैसा, अब इसने भी क्या किया बाद में, अगर मान के चलो इसने 20 लाख भी आनंद फानंद में इसमें डाल दिया, चीज समझ में आ गई, क्योंकि इसकी गलती हो गई ना, मान के चलो इसकी गलती हो गई, अब 30 लाख दिए थे, उसके बाद में इसको दे दिया, फिर इसको लगा पता चला अरे यार ऐसा हो गया, तो इसने 20 लाख भी तुरंत इसको डाल दिए। अब सबसे ज्यादा पैसा किसका है, तो जिसका अधिकतम पैसा होगा उसको राइट मिल जाए, है बराबर हुआ तो इसको मिलेगा। पिछला वाला पढ़ा था ना हमने, बराबर हुआ तो इसको मिलेगा, पर अगर पैसा इसका ज्यादा है तो अधिकतम को वह ध्यान रखना है इससे। तो ये नेक्स्ट वाला ये कह रहा है, जबकि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है, आ रही बात समझ में, जहां पर अधिकतम रकम दी जा रही है, ठीक है, तब अनिश्चित रकम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन समझो, यदि भविष्यवर्ती उधारों को, बंधक दर के पालन को या किसी चालू खाते की बाकी की प्रतिभूत करने के लिए किए गए किसी बंधक में वह अधिकतम रकम अभिव्यक्त है जो तदनुसार प्रतिभूत की जानी है, ठीक है, लेनी है, तो उसी संपत्ति में कोई पार्श्विक बंधक मतलब सब्सिक्वेंट बंधक आ जाता है। आपको उसको कुछ पैसा दिया है और कुछ लिया भी है, ठीक है, तो उसी में कोई और दूसरा पार्श्विक बंधक, यदि वह पूर्विक बंधक की सूचना होते हुए भी उसे पता भी है कि पहले से क्या है, इसने क्या है वो बंधक करता हुआ है, उस अधिकतम रकम से अनधिक उन सब उधारों भी कलनों की बाबत यद्यपि वे पार्श्विक बंधक की सूचना होते हुए भी दिए गए, उसे मालूम पड़ गया कि सेकंड वाला क्या है उसने दे दिया है, इसने क्या है 120 लाख, तो ये क्या करेगा, दे देगा कि वह उसी संपत्ति के पार्श्विक बंधक पूर्विक बंधक के मुकाबले मुलतवी होंगे, यानी ये पार्श्विक बंधक क्या होंगे, पूर्वी बंधक के क्या होंगे, मुलतवी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, इसको ऐसा समझो जो मैंने बताया आपने कि पहले उसने क्या है, या फिर एक साथ ले सकता था, पर उसने एक साथ नहीं लिया, आधा पैसा अधिकतम ले लिया और फिर आधा पैसा छोड़ दिया, और उसी बीच उसने क्या है तीसरे उसको कर दिया। तो इस व्यक्ति ने अगर पूरा पैसा संदाय कर दिया है तो इसका प्रायोरिटी हो जाएगी, अदरवाइज इसकी प्रायोरिटी नहीं हो रही थी पहले वाले ऑप्शन में, ये कहना चाहता है। तो ये दोनों आपने देख लो इसको 78 79। आइए अब हमारा इंपॉर्टेंट है 81, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं 56 में, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, 56 में पढ़ा था आपने। अब ये अदर थ्योरीज स्टार्ट हो गई है 70, ठीक है, मैंने 76 तक तो अधिकार और दायित्व पढ़ा दिए, फिर मैंने बताया था ना अदर थ्योरीज, मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखाए थे, तो ये अदर थ्योरीज में आ रही है सारी चीजें। आइए अब एक थ्योरी वो है प्रतिभुओं का क्रम बंधन, ये आपने 56 में पढ़ा था अच्छी तरह से, अभी और देख लो, उधर ही मैंने पढ़ा दिया था। क्रम में बांधना, ए व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड, 3 प्रॉपर्टी है उसको, और किसको दे दी उसने, बी को दे दी, हो सकता है बंधक रखती उसने और उससे कुछ पैसा उठा लिया। आइए उसी प्रॉपर्टी को बाद में उसने किसको दे दी, सी को दे दी,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये सी व्यक्ति क्या उस प्रॉपर्टी को बेचान करके पैसा ले सकता है या बंधक उससे पैसा निकाल सकता है? बोले नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि पहले बी क्या करेगा, पहले बी का इन तीनों में राइट है, तो ये इससे क्या करेगा, ये सी व्यक्ति इससे आज्ञा ले सकता है या फिर उससे परमिशन ले सकता है कि भाई तू इन दोनों में से क्या है, इस जो भी है पैसे को एक्वायर कर ले, क्योंकि जैड संपत्ति मेरे पास में है, तो मुझे क्या है, पहले तू इन दोनों में से ले ले, अगर तेरी इन दोनों में से संतुष्टि हो जाती है तो ये मुझे दे देना क्योंकि मैंने भी ले ली है, और अगर तेरी संतुष्टि नहीं होती तो तू इसमें आ सकता है। जी समझ आ गया? इसको क्रम में बांधना कहते हैं। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी पे क्या है वो नहीं करेगा। जी समझ में आ गया? अगर किसी व्यक्ति ने 3 प्रॉपर्टी बी के पास में खरीदी है और एक प्रॉपर्टी किसी अन्य को दे दी है, तो ये व्यक्ति भी इसके हित को वो नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो अपने पैसे से मतलब है, बंधक धन से इससे प्रॉपर्टी थोड़ी हिस्सा लेना है। तो ये व्यक्ति क्या इससे अपेक्षा कर सकेगा कि अन्य प्रॉपर्टी से अपनी तुष्टि कर ले, सेटिस्फिकेशन कर ले, और अगर उनसे भी नहीं होती तो मेरे से ले लेना, और अगर उनसे हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे, ये कहना चाहता है। समझ आ गया? तो इसको क्रम में बांधना कहते हैं कि आप इसको ऐसे क्रम में बांध सकते हैं। तो प्रतिभूओं का क्रम बंधन सेम टू सेम लाइन लिखी है, वहां पर बस क्या है, इसको सेल करी थी, क्या करी थी, सेल करी थी, और यहां पर दोबारा क्या कर रहा है, उसका बंधक कर रहा है। पहले बंधक बी को करी, फिर बाद में उसी प्रॉपर्टी को बंधक किसको कर दी है, 56 में सेल कर रहा है, और यहां पर क्या कर रखा है, दोबारा बंधक कर रहा है। बस इतना ही अंतर है। देखिए, यदि 2 या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास में बंधक रखता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास में देते हैं, यहां तो समझ में आ गया। तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में पार्श्विक बंधकदार, जो सब्सिक्वेंट बंधकदार है, इस बात का हकदार है, मतलब ये अपेक्षा कर सकता है, इस बात का हकदार है कि वह पूर्विक बंधक ऋण को उसे बंधक ना की गई संपत्तियों या संपत्तियों में से वहां तक संतुष्ट कराए। ये पूर्विक बंधकदार था, ये याद रखना, पूर्विक बंधक जो पहले किया गया था, ये अपनी इन संपत्तियों से पहले क्या कर ले, अपने आप को संतुष्ट करवाए, ठीक है, जहां तक उनमें या उनमें से संतुष्टि हो जाती है। अगर इन दोनों से तुष्टि हो जाती है, किंतु ऐसे नहीं कि पूर्विक बंधकदार के या ऐसे अन्य व्यक्ति के जिसने उन संपत्तियों में से किसी भी संपत्ति पे कोई हित प्रतिकूल अर्जित किया है, अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये पहले इनसे क्या कर ले, सेटिस्फाइड हो जाए और फिर मेरे को दे दे, पर ये जब भी होगा, जब ही देगा तेरे को, जब अगर इनसे संतुष्टि नहीं हो रही तो इसमें से भी ले सकता है, तभी इसको क्या है, मोर्गेज आगे करेगा। आगे बस में अगर इसका हित प्रतिकूल हो रहा है, तीनों से बेचने के बाद भी उसको क्या है, प्रॉपर्टी नहीं आ रही, तो इसको कुछ नहीं मिल रहा, तो जैसे मान के चलिए इसने कितने लाख रुपए लिए, 30 लाख रुपए लिए, मेरी बात ध्यान रखना था, इसने 30 लाख रुपए लिए इससे और अपनी 3 प्रॉपर्टी दे दी है, बाद में इसी प्रॉपर्टी को आगे उसने क्या है, इसको दे दिए कितने लाख पे, 10 लाख पे। आई बात समझ में? अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि यार भाई बी तू है ना, इन दोनों प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड हो जा। अब इन दोनों प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड होके उसके पास में 30 लाख रुपए आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसके पास आ जाएगी। ये समझ में आ गया? पर मान के चलिए इसके पास में कितने लाख रुपए हो रहे हैं दोनों प्रॉपर्टी को बेच के, 25 लाख रुपए, तो बाकी की इसमें से वो 5 लाख रुपए काट के इसको दे देगा। ये समझ में आ गया? यानी सेटिस्फाइड कर देगा, अदरवाइज वो क्या है, तीनों बंधक पहले इसकी रहेंगे, तो पूर्विकता का वो सॉरी क्रम बंधन में पहले ये करेगा, तो ये व्यक्ति उसको क्रम में बांध सकता है, कौन, सी। अदरवाइज उसका राइट था, वो किसी को भी संतुष्ट करा सकता था, किसी में भी ले सकता था, तो सी व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको बी व्यक्ति से क्या है, अपेक्षा कर रहा है, और ये उसका अधिकार है कि इसको क्रम में बांध ले, भैया मेरा भी हित क्या प्रोड्यूस ना हो जाए, नहीं तेरा भी अधिकार बना रहे, क्योंकि तू पहला बंदा है, तो पूर्वी तेरा भी बना रहे और मेरा भी बना रहा है, तो कह देगा कि तू अपने पहले सबसे क्या है, पहले दोनों से तुष्टि कर ले, और अगर उधर से नहीं हो रही है और तेरा हित फिर भी वायलेट हो रहा है, तो आना, पहले तू दूसरों से करा ले। जी समझ में आ रही है? ये कहना चाहता है।
82 क्या थ्योरी है? अभिधाय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा सा देखना समझना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा दिमाग लगा लेना। नहीं, कंट्रीब्यूशन, एक ही प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझो आप, इसमें दो पैरा है, तीन पैरा है, 1 2 3 पैरा है ना, तो तीसरे पैरों को एक बार छोड़ दे, ठीक है। वहां पर क्रमबंधन में बंधा है, तो ओवरराइडिंग फैक्ट क्या है? तो एक शायद लिख दो कि सेक्शन 81 प्रवीण करेगा, जैसे आपने क्या है उसको कर रखा है ना, क्रम में बांध रखा है, तो वो प्रवीण करेगा। तो दो पैरा है, तो दो पैराओं को देख लो जो, तो पहले दो पैरा, पहले पैरा में आप क्या करिए, एक चार्ट बना लीजिए, भले ही भले, ठीक है। तो पहला अभी क्रमबंधन वो पढ़ा था आपने सेक्शन 60 के अंदर, मैं दोबारा बताता हूं, सेक्शन 60 ए बी सी तीनों का हित उस प्रॉपर्टी में होता है, और वो क्या कर देते हैं, डी को, उस प्रॉपर्टी को क्या बंधक रख देते हैं, यही पढ़ा था। और इसमें इसका हित कितना है, 50%, और इसमें कितना है, 1/4 लास्ट पेंसिल वाली तो ले लीजिए, पिछली वाली। आधा हिस्सा किसका है, ए का, और ये बी और सी, समझ में आ गया? ये 50% है, और ये तो ये इसका मोचन कर नहीं सकता, मैंने बताया था ना, वहां पर उसका मोचन कराने का अधिकार नहीं है, वो कराया जाएगा तो एक साथ मोचन कराया जाएगा। तो वहां पर अगर किसी का हित ऐसा है तो वो मोचन, तो वो चीज को ही आगे बढ़ा रहा है ये चीज, ठीक है। आइए, अब यहाँ पर व्यक्ति कितना है, एक, समझो व्यक्ति एक है और प्रॉपर्टी अलग अलग व्यक्तियों को दे रखी है, इस बात को थोड़ा देख, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट यही कह रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट वही जो कह रहा था, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि जहां की बंधक की अधिधीन संपत्ति दो या अधिक व्यक्तियों की है, जो मैंने ये वाला चार्ट बनाया था ना, ए बी सी वाला, एक प्रॉपर्टी दो या अधिक व्यक्तियों की, इन व्यक्तियों की, और ये इसको क्या बंधक रखते हैं, तो जितना हिस्सा इनका होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन में इनको प्राप्त होगा, और इनको संदाय करना होगा। जैसे मैंने बोला कि इन्होंने कितने लाख रुपए का लोन लिया था, 30 लाख रुपए का, अब 50% इसका था और 25% इसका था, तो इनको किस हिसाब से पैसा देना होगा, और इनको कितना पैसा मिलेगा, ये भी आप समझ में आ रहे हैं। ये 30 लाख देगा तो इसको कितना मिलेगा, वो 15 लाख रुपए, इनको कितना मिलेगा, 7.5, यही तो है। अगर इन्होंने अपनी तीनों की प्रॉपर्टी है, तीनों में एक का हिस्सा 50% है, बाकी का वो है, तो जो 30 लाख मिलेंगे तो किस हिसाब से मिलेंगे, ये आपको समझ में आ गया। तो ये पहली बात यही कह रहा है कि इस तरह से क्या कंट्रीब्यूट किया जाएगा, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर कोई आपकी एक प्रॉपर्टी कई लोगों के पास, एक प्रॉपर्टी कई लोगों की है और उसको बंधक रख दिया है, तो वो किस तरह से कंट्रीब्यूट होगी, जितना उसका अनुपात में उनके पास में हुआ है उस हिसाब से कंट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो देखिए, जहां की बंधक की अधिधीन संपत्ति दो या अधिक व्यक्तियों की है, जिनमें उनके सुभिन्न और पृथक स्वतंत्र अधिकार है, जी समझ में आ गया, उनके अलग अलग अधिकार है, ठीक है। तत्प्रतिकूल संवेदना ना हो तो ऐसी संपत्ति में विभिन्न अंश या भाग जो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में है, उस बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण के अनुपात में अभिदाय करेंगे। जी समझ में आ गया, अनुपात शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऋण के अनुपात में अभिदाय करने का दायी है, और ऐसे हर अंश या भाग के जिसके अनुपात में अभिदाय करेगा, उसके अवधारण के प्रयोजन के लिए उसके मूल्य, अब देखो मूल्य भी कैसे चुका है, ऐसे किसी अन्य बंधक या भार की रकम को जिसने अधिधीन बंधक की तारीख काट कर वह मूल्य समझा जाएगा जो उसकी तारीख पर। तो कहने का मतलब है कि जो 30 लाख रुपए दिए वो कैसे मिलेंगे उनको, ऐसे अनुपात में मिलेंगे, ये समझ आ गया। और वो भी पैसा कैसे संदाय करेंगे, क्योंकि पैसा देना है ना, शुरुआत में 30 लाख दे दिया, अब किस तरह से पैसा देंगे, जिस अनुपात में उन्होंने प्राप्त किया उसी हिसाब से वो बंधक मूल्य देते जाएंगे। तो पहला पैरा इसकी बात कर रहा है, थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना जितना हिस्सा होगा ना उतना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। आइए, अब इसी में क्या है, दूसरा चार्ट बनता है। अब इस चार्ट को थोड़ा समझो, आप समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, ठीक है। अब ए व्यक्ति है, ठीक है, उसने अपनी एक्स प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्स प्रॉपर्टी इसके पास रख दी है, बी के पास, कौन समझ में आ गया, बंधक रख दिया है। आइए, उसके पास एक और प्रॉपर्टी है वाई, तो उसने क्या है, किसके पास रखी है, अब देखिए उसने इसके पास रखी थी एक्स प्रॉपर्टी की कीमत कितनी थी, 1000 रुपए,
ठीक है, 1000 रुपए प्रॉपर्टी की कीमत थी, इसने कितने में रख दी उसको? 400 रुपए में इसके पास है बंधक रख दी। ठीक समझ में आ गया? आइए अब उसने ए ने अपनी एक्स और वाई प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलाकर इसको दे दी, सी के पास में रख दी। ठीक समझ में आ गया? और उसकी कीमत भी कितनी थी? 1000 थी, और उसको सी को कितने में दे दिया? 800 रुपए। आई बात समझ में? अब ये मान के चलो एक्स प्रॉपर्टी को वो किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को क्या कर देता है? उसको दे देता है या बंधक दे देता है। ठीक समझ में आ गया? तो अब ये व्यक्ति क्या बोलेगा? ठीक है, ये व्यक्ति उसने क्या है, 1000 रुपए में क्या कर दिया? अब उसको बंधक रखती है। ठीक समझ में आ गया? अब ये व्यक्ति बोलेगा कि भाई तेरे को इसने बंधक रखी है, सेल कर दी है, जो भी है, अब मुझे पैसा दिला मेरा। तो ये अपनी एक्स प्रॉपर्टी क्योंकि डी को रखी है, तो यहां पर 1000 में से 400 रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इसको देना है भाई, बंधक तो किसी ने ऋण दिया था, इसने तो इसको दे दी। अब 400 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो इसके पास में कितने की आई प्रॉपर्टी? 600 की आ गई। बात आई समझ में? ये इसको देगा क्योंकि इसने पैसे ले लिए थे ना। आ गई ना बात? चीज समझ में आई ना? इसको कितने की पड़ेगी? 1600 की पड़ेगी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अब ये व्यक्ति सी वाले व्यक्ति भी उठ के आता है, सी वाला व्यक्ति उठ के आता है। अब सी वाला व्यक्ति बोलता है भाई उसमें मेरा भी अंश है। समझ में आ गया? तो आइए अब इसको देखो, ये व्यक्ति इसको क्या है, ई को भी अगर प्रॉपर्टी बेच देता है, मान के चलो, ठीक है, कितने में दे देता है? 1000 में। तो अब देखो ये इससे कितने रुपए लेगा? ये केवल एक्स प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है, तो ये कितने रुपए लेगा? ये कितने रुपए लेगा? 200 रुपए। इसके पास ही रहेंगे 200 रुपए, क्योंकि 800 रुपए इसके कटेंगे ना, 800 रुपए इसके भी कटेंगे। हाँ, सी को फ्री कर रहा है, तो ये इसको इस तरह से क्या है, उसमें ये लेगा। हाँ, ये 800 इस तरह है, इसके पास में केवल के 200 रुपए पास आए इसके पास में, वो तो डिफरेंस आया है। ये इसको क्या है, 200 रुपए क्या है, डिफरेंस में आ गया इसके पास में, इसको 1800 की पड़ेगी वो। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको अंश देख लेना चाहिए कि उस पे अंश किस हिसाब से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वहन कर लिया। तो आपको जब अगर प्रॉपर्टी कोई बंधक इस तरह से कंट्रीब्यूशन में, तो उसका क्या है, आपको देख लेना चाहिए कि कितने भार में वो प्रॉपर्टी आपको आ रही है, क्योंकि जो दूसरा वाला जो बंधकदारी है वो अपना तो ना छोड़ेगा हिस्सा, तो वो अपना हिस्सा प्राप्त नहीं, आप इस बात को समझो, इसने क्या है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी, ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं इसे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन में क्या है कि ए व्यक्ति की 2 प्रॉपर्टी है, इसने एक्स प्रॉपर्टी बी को दी है 400 रुपए में, ठीक है, तो अगर इसने प्राप्त कर ली तो ये किसका कितना मिलेगा इसको, ठीक है, इसको क्या है 600 रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है, और इसको 400 रुपए बने रहेंगे इसके पास में, क्योंकि इसने क्या है, इसको 1000 रुपए में क्या है, वो 600 रुपए 400 रुपए इसको क्या है माइनस कर दिए। अब देखो मैं जो तीसरी बात बता रहा हूं, इसी में तीसरी बात देखो, ठीक है, तीसरी बात क्या है, अब सी व्यक्ति बोलेगा कि भाई मेरा भी तो हिस्सा है, देखो इसका हिस्सा कितना था, इसी प्रॉपर्टी को और इसको दोनों को किसको दिया था, तो इसने तो इसका हिस्सा क्लियर किया है, तो इसमें से इसका हिस्सा भी तो है कि नहीं है, तो वो वहां पर क्या करेगा, अब वो वहां पर देखो इसका एक अनुपात बनता है, इसका ये बनता है, देखो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, अब ये अनुपात बनता है 600 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां पर 3/5 2 से हो गया, तो इसको फिर 300 रुपए यहां से देने पड़ेंगे,
और इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? अभी तो इसके पैसे आएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? इस तरह से कंट्रीब्यूशन हुआ है। अब इसको वो मैंने आज थोड़ा सा वो बता दिया था कि 300 इसने ये वाली प्रॉपर्टी ली है केवल, और इसने ये वाली प्रॉपर्टी ली है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? वो कंट्रीब्यूशन होगा कि इसने जो इसके पैसे भी देने पड़ेंगे इसमें से, और इसके पैसे भी देने पड़ेंगे क्योंकि इसका भी तो हिस्सा है उसके अंदर। तो इसका हिस्सा कैसे निकला उसके अंदर? क्योंकि 1000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसने क्या है उसमें से 600 को डिवाइड किया तो 300:5, तो 300 रुपए तो इसको देने पड़ेंगे इसको, और ये कितने रुपए देगा? 500, तो इसका कितना हो जाएगा? 800 रुपए आ जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन का है, चार्ट बना लो इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आपका किसी प्रॉपर्टी में दूसरे का अंश है और अगर आपने खरीद लिया तो उस अंश के अनुसार क्या आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो ये है कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत। ठीक है, एक बार क्लिक कर लो, क्योंकि मैथ शब्द क्या है थोड़ी सी ऐसी है, तो एक बार देख लेना, इसको फोटो शेयर कर देना। मैं इसको अगली क्लास में और बता दूंगा, पर आप इस बात को समझो क्या कि एक व्यक्ति के पास में 2 प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी केवल इसको दी है, और कितने में दी है? थोड़ा बाल खुजलाने की जरूरत आ रही है और आई तो कि क्या है, पर ये हमारे बहुत सारे सरों ने, बहुत सारे टीचर्स ने इसीलिए स्किप करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसीलिए बैंक वाले, मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आपको देखा था गूगल पे, उसमें कितनी अच्छी तरह बात बताते हैं वो कि भैया आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर दो, और जो बैंक वाले हैं वो उस पर अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि बैंक वालों का हिसाब बढ़िया रहता है। कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो पूरा कैलकुलेशन लगा के, यही कैलकुलेशन लगा के क्या है वो आपकी वैल्यूएशन करते हैं कि कितनी वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की और इस पे हम इतना लोन देंगे। अब देखो ये तो धोखे में से रहा ना, ये कितने में रहा? देखो अब इसने 600 रुपए से भी 300 रुपए किसको दे दिए? अब इसको दे दिए, तो अब इसके पास में कितने पैसे बचे? इसके पास मात्र 300 रुपए प्राप्त हुए। मतलब डी का हिस्सा एक्स में से कितना मिल रहा है? 300 रुपए का। और यहाँ पर ई को कितना मिल रहा है? यहाँ पर 500 रुपए का। समझे? थोड़ा सा ऐसे इसको समझो। 300 नहीं, 300 यहाँ पर यह क्या है? 300। तो ये कंट्रीब्यूशन में एक बार और बता दो, ठीक है, ये जरूर एक बार और बता दूंगा, पर आप केवल और केवल क्या है, क्योंकि जहां पर इस तरह से आदमी कोई कंट्रीब्यूट कर देता है तो दूसरे आदमी को बड़ा क्या है मैथमेटिक्स में थोड़ा सा देखना होगा, तो उसको उसी अनुपात में, क्योंकि देखो ये डी प्रॉपर्टी एक्स को ले रहा है, ठीक है, तो इसमें इसका भी हिस्सा था और इसमें इसका भी हिस्सा था, तो वो कैसे देगा भाई? वो इसी तरह से तो देगा, ठीक है। अब ई को ये खरीद लेता है, ठीक है, तो ये इसका हिस्सा कितना बन रहा है? इसका हिस्सा बन रहा है, अगर ये इस तरह करेगा तो 3/रेशो में 1000 के में था, तो यहां पर इसको 3/5 का हिस्सा हो रहा है इसके अंदर। ये 600 रुपए इधर से डाला था और ये 1000 रुपए में से इधर से डाला था, ठीक है, ये 1000 रुपए में से आधा हिस्सा तो इसका था, ठीक है, आधा इसमें आधा, तो इस तरह से मैंने 600 का आधा किया, तो क्योंकि आधा हिस्सा था ना इसका, सीखा, ठीक है, तो यहाँ पर 600 में से क्या 3 उसको 3 रेशो, और यहाँ पर क्या है 500 रुपए उसे प्राप्त हो जाएंगे, ये कहना चाहते, क्योंकि इसको बेचारे को दोनों को देना पड़ा, एक तो इसको भी देना पड़ा और इसको भी देना पड़ा, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों अंशों में भी था, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, नहीं समझे। इसको तो क्या है, इसने क्या है 1000 रुपए में दिया था, तो इसको अब कितने देने होंगे उसमें से, क्योंकि इसका हिस्सा सी का कितना है केवल उसमें, क्योंकि उसने 800 में ली थी, पूरी प्रॉपर्टी 800 में नहीं दी है, इसमें भी ली है, तो इसमें से 300 रुपए मिल जाएंगे और इसमें से 500 रुपए, क्योंकि ये तो अब सेटिस्फाइड हो गया, ये कहना चाह, चलो कोई बात नहीं। आइए 91 निकालिए। ये अभी तो है क्या थोड़ा सा सही है, इसीलिए क्या है थोड़ा सा। आइए 91 दिखाइए। आइए देखो एक और देख लीजिए 83 देखो एक बार। 83 ये क्या है कि अगर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है बंधकदार कि मैं पैसा नहीं ले रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, बंधककर्ता को क्या करना चाहिए, वो न्यायालय में जमा कर दे। तो एक सेक्शन भी है अपने क्या है न्यायालय में जमा करना, याद है आपको सीपीसी के अंदर,
ठीक है, वहां पर आप न्यायालय में डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये उसकी बात कर रहा है कि आप बंधकदार को नहीं देके आप न्यायालय में भी निक्षिप्त कर दोगे तो भी ऐसा समझा जाएगा कि वो पैसा दे दिया गया है। और इसी के नीचे क्या एक सेक्शन आएगा, एक सेक्शन आएगा यदि में, हाँ, ब्याज का बंद होना। मेरे को दिखा नहीं क्योंकि बहुत उसमें लिखा हुआ है, पॉइंट में नहीं लिखा। जैसे ही आपने न्यायालय का बंद कर दिया, न्यायालय में जमा कर दिया, चीज समझ में आ गया, ब्याज नहीं दिलाएगा उस पर, उसके बाद में ब्याज नहीं चढ़ेगा क्योंकि आपने न्यायालय में जमा कर दिया। अब न्यायालय में जमा है वो पैसा, अब उस पर ब्याज नहीं लगेगा, आपका ब्याज देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पर आपने न्यायालय में जमा नहीं किया, आपने पास ही रख रखा है और अपने हिसाब से जमा कर रहे हैं तो कंटिन्यू क्या लगता रहेगा, ब्याज लगता रहेगा। ठीक है, तो अपना पैसा क्या है, आप न्यायालय में जमा कर देते हैं तो अपनी बाध्यताओं से क्या है, आप वो हो सकते हो। ठीक है, आइए मोचन का अधिकार के लिए बात कौन ला सकते हैं। ये मोचन का अधिकार पढ़ा था हमने 60, कौन कौन वाद ला सकते हैं देख लीजिए। बंधककर्ता के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी बंधक संपत्ति का मोचन करा सकेगा या मोचन के लिए वाद ला सकता। कौन कौन ला सकता है, तो पहला पॉइंट में ए में है कोई हित या भार रखने वाला व्यक्ति। जो भी मोचन के अधिकार में कोई अन्य व्यक्ति कोई हित रखता है या भार रखता है, कोई वाद ला सकता है। कोई भी सिक्योरिटी लेता है ना, जैसे आपने सिक्योरिटी पढ़ी है, आपने प्रतिभू पढ़ा है, ए व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है बी की, ठीक है, इसने इससे क्या है 10 लाख रुपए लिए थे, सी व्यक्ति बोल रहा है मैं दे दूंगा पैसा, तो जिसने पैसा दे दिया है, जमानती दे दी है, वो व्यक्ति अब इसके खिलाफ में क्या ला सकता है, उसको प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है। ठीक है, जैसे आपने लोन लिया था, पिताजी ने लोन चुका दिया, अब पिताजी वाद ला सकते हैं। अगर वो पैसा नहीं दे रहा है, वो प्रॉपर्टी वापस नहीं दे रहा है, मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। और तीसरा ये कह रहा है क्या है, लेनदार भी होते हैं, क्रेडिटर भी होते हैं। यहाँ पे प्रतिभू आ गया और क्रेडिटर ने पैसा चुका दिया है तो उसके लिए वाद ला सकता है। तीनों चीजों पर एनालाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन क्या है पूछा जा सकता है। और ये 92 बहुत टाइटल सेक्शन है। प्रत्यासन मतलब सीधा सा है, ए व्यक्ति ने लोन लिया था 10 लाख का और वो प्रॉपर्टी बी के नाम पे बंधक दे दी। अब सी व्यक्ति ने उसका पैसा चुका दिया, अब ए के सारे राइट किससे मर्ज हो गए, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेशन। प्रत्यासन मतलब उसके मर्ज हो गए, उसके अंदर सारे अधिकार, ए के सारे अधिकार किसमें आ गए, सी के अंदर आ गए। कौन सा समझ में आ गया, ये कहते हैं प्रत्यासन। आगे बात बहुत इजी है। प्रतिस्थापना कहते हैं कि नहीं, सब्स्टिट्यूट, वही प्रत्यास्थापन है। यहाँ पर ए व्यक्ति के स्थान पर अब सारे लायबिलिटी, दायित्व, अधिकार जो बंधक कर्ता के थे, वो जिसने पैसा चुका दिया है, इसने पैसा चुका दिया मान के चलो, तो ये अधिकार सारे किसके पास आ गया, इसका, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेशन। ठीक है, प्रत्यासन का अधिकार। तो ये क्या कह रखा है, 91 से भिन्न कोई व्यक्ति, पर ये इनसे भिन्न कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो, और कोई भी सहबंधन करता भी हो सकता है, जिसने साथ साथ में बंधक किए ना, वो भी हो सकता है। या विक्रय के संबंध में वही अधिकार रखेंगे जिन्हें बंधक करता या अन्य बंधकदार के विरुद्ध वह बंधकदार रखता है जिसे बंधक करने का वो मोचन कराता। तो मतलब प्रत्यय स्थापन की बात कर रहा है, ए के स्थान पर अब कौन सारे राइट रखेगा, ये रखेगा। ये समझ में आ गया, इसको थ्योरी ऑफ सबऑर्डिनेशन कहते हैं। बस, तो अब ये आपका खत्म हो गया है। एक बार टाइटल देख लीजिए, भार। इसके में दिक्कत रहती तो फिर हिपा भी बला रहा तो देख ना वो मका हां बुरा तो ना, वो तो यूट्यूब पर फिर देखी होगा भी यहाँ से दिखेगा कौन सा लेग और की हाल दृश्यते वो तो कराते, सीपीसी भी कराता, इधर खत्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे सेक्शन यहाँ खत्म कर दिए, दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए
भार किसे कहते हैं? देखो भार क्या होता है ये बात देख लो। मैंने कहा था ये भार पक्षकारों द्वारा या विधिक द्वारा क्रिएट किया जाता है। केवल 100 सेक्शन पढ़ेंगे, एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, बात आ जाएगी समझ में। यहाँ पर कोई ट्रांसफर नहीं किया जाता। पहली बात तो क्या है, कोई हित का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ। ए व्यक्ति को बी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी दी, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी दी। अब बी व्यक्ति क्या कर रहा है? बी व्यक्ति क्या है, सी व्यक्ति को कह रहा है कि यार मेरे को प्रॉपर्टी मिल गई है, एक काम कर तू भी उसमें से क्या है कुछ जो उसकी आय होगी वो प्राप्त कर लेना। ठीक समझ में आ गया? तो वहां पर आय प्राप्त करने का अधिकार इसका सी का आ गया। बी ने क्या राइट दे दिया सी को कि तू भी उसमें से क्या है जो भी आय होगी, जैसे आय हो रही है 30,000, तेरे को मैं हर बार क्या है 10,000 रुपए देता रहूंगा। ये भी एक ट्रांसफर हुआ है 10,000 का, ये बाहर भी क्या हुआ ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी उससे क्या है कोई पर्टिकुलर नहीं बताया है। चीज समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है कोई इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये पक्षकारों के द्वारा किया गया क्या है ट्रांसफर है। ये समझ में आ गया? पक्षकारों के द्वारा किया गया भार सृजित है। और न्यायालय ने मैंने बात बताया था भरण पोषण का, जब वाइफ को भरण पोषण प्राप्त करना है तो न्यायालय बोल रहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी उससे भरण पोषण प्राप्त करती रहेगी। अब वो वहां पर उसे वो क्या है बेचान नहीं कर सकती, ना प्रोबंध के लिए बाल ला सकती, क्योंकि बंधक जैसे तो कोई राइट बनते नहीं है उस औरत के कि सर मेरे को क्या है वो पैसा नहीं दे रहा, ये भरण पोषण का दायित्व नहीं दे रहा, तो मैं इसको क्या है प्रॉपर्टी की इसकी प्रॉपर्टी को बेचान करना चाहती हूँ। तो वो ला सकती है कि प्रोबंध के लिए बात, तो बंधक ने तो प्रोबंध के लिए बात ले रहा है, पर ये बंधक से भिन्न होता है। चीज समझ में आ गया? और यहाँ पर उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, बस न्यायालय ने उसको क्या है उस प्रॉपर्टी पे क्या डाला है, केवल एक चार्ज डाला है कि आप उससे प्राप्त करते रहना। चीज समझ में आ गया? यही कहना चाहता है ये भार, और कुछ नहीं है। तो देखो ये क्या कह रहा है, जहाँ की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति और किस पे चार्ज डाला जाता है, स्थावर संपत्ति के पक्षकारों के कार्यों द्वारा। तो मैंने पक्षकार के कार्य द्वारा, नानी ने मेरे को मकान दिया, मेरी बहन को नहीं दिया, मेरे को दिया, तो मैंने बहन से बोला बहन घबराने की जरूरत नहीं है, अपन दोनों देख लेंगे, मैं तुम्हें दे दूंगा कुछ ना कुछ। ठीक समझ आ गया? तो मैंने अपनी बहन के अंदर जो ठीक है राइट दिए, तो वो मैंने कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया उस प्रॉपर्टी के अंदर, केवल राइट दिए ही है। तो बाहर डाला है इस घर पे जो नानी ने मेरे को दिया है मैं तुम्हें भी कुछ देता रहूंगा। ये समझ में आ गया आपको? ये है। तो पक्षकारों के कार्यों द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा कानून के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती है। अब उस प्रॉपर्टी में से जो स्थावर संपत्ति है उसमें से उसको प्राप्त रहता रहेगा धन, पैसा प्राप्त होता रहेगा। ये समझ में आ गया? और वह संविवाद बंधक की कोटि में नहीं आता। और देखो जिस तरह से आपने वो पैसा दे रहे हो ना उसके ऊपर से अंडरलाइन कर लेना, खास तौर से बता रखा है वो बंधक की कोटि में नहीं आएगा। बंधक में जैसे प्रोबंध के लिए बाद लेके आते थे ना, वो अब ये व्यक्ति जिसको ये सब पैसा दिया है वो प्रोबंध के लिए बाद नहीं लाएगा। वहां ये कहा जाता है कि तत्पश्चात कथित व्यक्ति उस संपदा पर भार है और एतस्मिन् अंतर्विष्ट के सब बंध जो सादा बंधक को लागू होते हैं। सादा बंधक में क्या होता है, ये व्यक्ति बिना कब्जा दिए इस पर व्यक्तिगत लायबिलिटी ले रहा है, यही तो था। तो यहाँ पर भी इस प्रॉपर्टी से इसको क्या है लायबिलिटी मिलेगी, इसको कोई कब्जा नहीं मिलेगा उस पर, कहने का मतलब। तो भार इक्वल टू सादा बंधक जैसा ही होता है, याद रखना। पर वो बंधक नहीं होता, याद रखना। उसकी क्या है उस तरह से कल्पना की है कि वो किस तरह से नजर आ रहा है, बिना कब्जा दिए बिना इंटरेस्ट दिए उस पर एक तरह से क्या है लायबिलिटी ली गई है, पर्सनल लायबिलिटी ली गई है। आगे बात समझ में? ये कहना चाहता है। तो सादा बंधक को लागू होते हैं ऐसे भार को यथासंभव लागू होंगे। तो कहने का मतलब सादा बंधक और भार एक जैसा ही है। सादा बंधक ठीक है, उसमें भी उसे कब्जा नहीं दिया जाता, इसमें भी इसको कब्जा नहीं दिया, परंतु इसमें क्या है धन संबंधी कोई क्या है एक चीज लिखा हुआ है ना कि धन के संदाय के लिए प्रतिभूति दे रहे हैं, बस केवल। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा और दूसरा उसे कब्जा भी नहीं दिया जा रहा, बस एक केवल लायबिलिटी ले रहे हैं पैसे के संदर्भ में। आगे बात समझ में? देखो दान में क्या होता है, दान में आप एब्सोल्यूट दे दो, बेटा बहन मेरे पास आया तो मैं आधा हिस्सा तेरे को दे रहा हूं, तो ये दान हो गया क्योंकि उसने आधे हिस्से को दान कर दिया। परंतु उसने चार्ज क्रिएट किया है कि बहन मेरे पास जो पैसा आएगा मैं तुझे कुछ दे
दूंगा। अब मेरी इच्छा है कि मैं कितना दे दूंगा, ठीक है, या फिर क्या है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी में से तेरे को मिलता रहेगा। अब कौन से हिस्से से मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, उस प्रॉपर्टी में ही मर्ज है जहां भार है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। ये अलग से केस नहीं कर सकती कि मुझे क्या है यहाँ पर क्या है वो मुझे हिस्सा दिला, भाई के पास नहीं जा सकती अगर भाई ने देना बंद कर दिया। जी समझ में आ गया, ये है। पर इसने अगर किसी अन्य को बेचान कर दिया तो ये इसका चार्ज सहित बेचेगा, क्योंकि ये अपना हिस्सा अंतरण तो कर नहीं सकती, अलग से कोई बात नहीं ला सकती, तो चार्ज हमेशा क्या आ जाता है, साथ ही जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सबसे बड़ा चीज है ये भार के ऊपर, कि अगर किसी का भार है तो उसको देख लेना चाहिए। ये सेक्शन 39 में ही पढ़ा था हमने, समझ में आ गया, ये है। आइए क्या कह रहा है, पर इस पे लागू नहीं होगा। किस पे लागू नहीं होगा, ये दो चीजों पे लागू नहीं होगा। न्यास के निष्पादन में उचित रूप से किए गए व्ययों के भार न्यासधारी की न्यास संपदा पर होता है, उसे इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी। अब देखिए न्यास क्या होता है, न्यास आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई प्रॉपर्टी जब खुद का ओनर होता है तो ओनरशिप कहते हैं, पर उसने क्या क्रिएट कर दिया, ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। अब ट्रस्ट क्रिएट कर दिया तो वो उसका मालिक तो नहीं हुआ, जागी ना समझ में। अब वो मालिक नहीं हुआ, अब वो क्या हो गया, केवल न्यासी हो गया, ट्रस्टी हो गया। चीज समझ में आ गया, तो वो ट्रस्ट के रूप में ये चीजें लागू नहीं होगी, वो ये कह रहा है। अगर वो खर्चा वर्चा करता है या कुछ भी चीज करता है तो वो उसको ही प्राप्त कर सकता है बस, ठीक है। क्योंकि देखो ये ट्रस्ट किस लिए करते हैं, आदमी अपने बच्चों के लिए करेगा या समाज के लिए ट्रस्ट करेगा। अब इसका इंडिविजुअल कोई राइट बन रहा है क्या, तो इस न्यासी का कोई इंडिविजुअल राइट नहीं होगा, उन्हीं व्यक्तियों के राइट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये अपने इंडिविजुअल के लिए जाएगा तो वहां जाने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा था ना आपको कि जब आप अपनी स्वयं को अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हैं, पढ़ा था सेक्शन नंबर 5। तो ओनर स्वयं ओनर को कर सकते हैं, तो वो कैसे करता है, जब आप स्वयं उसके क्या बन जाते हैं, न्यासी बन जाते हैं। प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर की जाती है, पर क्या अपने आप को की जा सकती है, यस, वो एज ए ट्रस्टी की जा सकती है। ठीक समझ आ गया। अब आप एज ए ट्रस्टी हो गए तो आपने क्या एक भार डाल दिया, क्योंकि ट्रस्ट में क्या होता है, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, तो वहां पर उस ट्रस्ट में क्या हो गया, भार हो गया। जैसे मैंने बोल दिया कि है ना इस बच्चों का हॉस्पिटल या स्कूल खोलेगा इसके अंदर, तो अब मैं अपनी पर्सनैलिटी बाहर ले सकता हूँ क्या, ये बच्चों का जो लायबिलिटी है वो पूरी होगी, मेरी पर्सनल लायबिलिटी अब पूरी नहीं होगी, ये कहना चाहता है। तो जब आप ट्रस्ट कर देते हैं तो आप उस पर भार नहीं रहते, अब वो जिसके ऊपर ट्रस्ट किया है वो भार होगा उसका। ये समझ आ गया, अब आप उसके मालिक नहीं है इनडायरेक्टली। तो ये यही कहना चाहता है कि न्यास के निष्पादन के उचित रूप से किए गए व्यय, आपने कोई खर्चा वर्चा किया है ना उसके अंदर, तो अब आप उसे प्राप्त कर सकते हो क्या, कि जो भार न्यासधारी की न्यास संपत्ति पर होता है उसे इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी। और किस पे लागू नहीं होगी, किसी तत्सम प्रवृत्ति विधि द्वारा अन्यथा अभिव्यक्त उपबंध को छोड़ते हुए कोई भी भार उस संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित ना कराई गई होगी। याद है मैंने आपको बताया था, यदि आपने फ्री में कोई चीज खरीदी है तो भार एक साथ ही ट्रांसफर हो रहा है। आइए निकालिए सेक्शन 39। सेक्शन 39 था ना, अंतर जहां की अन्य व्यक्ति भरण पोषण का हकदार है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उस पर भार आ रहा है। तो मैंने क्या लिखाई थी, यदि वो सूचना अंतरक अनुग्रहिक है, फ्री में किया गया है, क्या ट्रांसफर कैसे किया है, फ्री में किया है, तो वहां पर भार भी साथ में जाएगा। बताई थी बात आपको, पर आपको सूचना नहीं थी। जी समझ में आ गया। और आपने कैसे खरीदा उसे, विद कंसिडरेशन खरीदा है, तो यहाँ पर किंतु उस अंतरिक्ष के विरुद्ध नहीं। कौन से अंतरिक्ष के विरुद्ध भार नहीं पड़ेगा, सप्रतिफलित, जिसने पैसा देके खरीदा है और जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है, बताया था। तो यहाँ भी वही बात कर रहा है, यहाँ भी सेम टू सेम बात कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति के हस्तगत हो जिसे संपत्ति के प्रतिशत और उसकी सूचना के विरुद्ध अंतरित किया गया हो, तो उस पर भार लागू नहीं होगा। अर्थात उसने पूरी सूचना क्या है उसे नहीं थी और उसने पैसे देके खरीदा है, तो भार ट्रांसफर नहीं होगा। ये समझ में आ गई। तो आपको मैंने पूरा टीपीए का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। आइए कल हम पट्टा करेंगे, तो देख लेना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अगर टाइटल सेक्शन भी कर लेते हैं और ये चीजें है ना, थोड़ी सी मेहनत करिए। देखो
नहीं, मैं एक इलस्ट्रेशन और बता दूंगा आपको, और केवल इलस्ट्रेशन बताने से जरूरत नहीं है, जब तक डायरेक्ट की लाइन और अदर किताबों की आप मदद लोगे तो कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आता ये चीजें, ठीक है। और जहां तक बात रही 82 की, तो मैं कल दोबारा और बताऊंगा। अविधाय, जहां पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, वहां पर हमेशा दिक्कतें आती है, ठीक है। चलिए।